नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण का जो 11वां अध्याय है संधि, उसका अभ्यास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने संधि के विषय में पढ़ा, संधि की परिभाषा, संधि के भेद, जिसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ हमारे पास अभ्यास प्रश्न है। हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनना है और उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए, स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। आपने संधि की परिभाषा पढ़ी और परिभाषा में आपने पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो होता है उसे हम संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ देखिए, स्वर संधि की परिभाषा हमें बता रहा है, कहता है स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो आपने स्वर संधि की परिभाषा में पढ़ा था, स्वर स्वरों का जहाँ मेल होता है और स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि। ठीक है, यह हमारा सही उत्तर है। तो स्वर संधि जो है, यहाँ स्वर स्वरों का मेल होता है और स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में वृद्धि संधि युक्त पद है। तो देखिए, यहाँ हमसे पूछ रहा है वृद्धि संधि के विषय में। वृद्धि संधि का जो उदाहरण है वह कौन सा है? विद्यार्थी, ठीक है, तथैव और देवर्षि। तो यहाँ विद्यार्थी नहीं है, देवर्षि नहीं है, यहाँ तथैव जो है, तथा धन एव, ठीक है, तथा धन एव जो है यह तथैव हो जाता है, यानी यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो ए है वह ऐ में बदल जाता है। तो यहाँ तथैव जो है ये किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है। तो देखिए, तवैव परोपकार है और गायक है। तो गुण संधि जो है, गुण संधि का उदाहरण है परोपकार है, पर धन उपकार है। तो ए धन उ, अ धन उ जो मिलकर के बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुण हो जाएगा। विद्यार्थियों, गुण और वृद्धि जो है इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है जो हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हम आपको जब प्रश्न हल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा दोनों में क्या अंतर होता है। इसके अलावा तो यहाँ पे ये जो हमारा सही विकल्प होगा वह कौन सा हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा होगा? परोपकार होगा। ठीक है, आगे देखिए, अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि, ठीक है, तो नायक, एकैक और उपेंद्र, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? अयादि का। विद्यार्थियों, अयादि संधि के विषय में आपने पढ़ा होगा अय, आय, अव, आव। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे अयादि संधि का उदाहरण। तो एकैक, ठीक है, उपेंद्र, दोनों ही नहीं है। यहाँ पर होगा नायक। क्या होगा? नायक, क्योंकि ये जो है इसका विच्छेद होता है नई धन अक। ठीक है, तो नए से ऐ जो है वो अलग हो जाता है और ऐ जो है वह बनाता है आय। क्या बनाता है? आय। तो नय धन आय धन अक, तो ये हो जाएगा नायक।
तो नायक जो है वो अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि हमने सही विकल्प जो थे उनका चयन किया। तो क में स्वर संधि के विषय में पूछता है, स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को तो हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से ख में निम्नलिखित में वृद्धि संधि युक्त पद है, तो वृद्धि संधि युक्त पद है जो हो जाएगा हमारा तथैव। और इसी प्रकार से गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण है परोपकार। ठीक है, पर धन उपकार है। इसी तरीके से घ अयादि संधि का उदाहरण है, तो अयादि संधि का देखिए नायक एकैक उपेंद्र, तो क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। तो हाँ, यहाँ पर हमें संधि विच्छेद दिया हुआ है और हमें संधि करनी है। तो देखिए संधि हम कैसे करेंगे, यहाँ देव धन इंद्र है। ठीक है, तो अ धन ई और अ धन ई मिलकर के ए बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं, और यहां पर हो जाएगा देवेंद्र। क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। क में आप देख रहे हो क्या होगा, देव धन इंद्र। तो देव जो है इस वैसे ए को हमने अलग किया और हमारे पास आ जाता है अ धन ई। तो आपने पढ़ा होगा अ धन ई जो है वो क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। ठीक है, तो ये देव धन इंद्र, तो ये देवेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेंद्र। आइए ख देखते हैं, सुधन आगते, सुधन आगते। तो यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो देखिए क्या होगा, यहाँ जो स है, स से हम ऊ को निकाल देते हैं, तो ये हमने ऊ निकाल दिया, हमारे पास बच गया आधा स। ठीक है, और देखिए आपने पढ़ा होगा कि ऊ जो है, ऊ किस में बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा, यानी यण संधि। यण संधि का नियम आपने पढ़ा होगा, ई उ री और री। तो ये जो है वो उसका सूत्र है एको यणची, यानी कि एक के स्थान पर यण हो जाता है। ठीक है, तो ऊ जो है किस में बदलेगा, वह में बदलेगा। ठीक है, तो ये वह में हमारा ऊ बदल गया। अब हमारे पास बच जाता है आगत। क्या बच जाता है, आगत। जब हम स्वयं में आगत जोड़ेंगे तो देखिए आ जो है वह में जुड़ जाएगा, तो ये आ हो जाएगा स्वा, और गत का गत। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्वागत जो है ये हो जाएगा, सुधन आगत क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा उदाहरण है रवि धन इंद्र। तो यहां देखिए ई धन ई आपने पढ़ा होगा, तो ये दोनों ई मिलकर के दीर्घ ई बनाएंगे। क्या करेंगे, दीर्घ ई बनाएंगे। तो ऋस्व ई और धन ऋस्व ई, तो ऋस्व ऋस्व जो होता है वो दीर्घ हो जाता है, तो ई धन ई दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए र, ठीक है, और वैसे हमने ई निकाल लिया, तो ई धन ई बड़ी ई हो जाएगा, तो रवि। ठीक है, रविंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। यहां र का र, वैसे हमने ई निकाल लिया तो बचेगा आधा वह। ठीक है, और ई दोनों मिलकर के दोनों ह्रस्व ई जो है वो दीर्घ ई में बदल जाएगी, तो दीर्घ ई और द्र, तो ये हमने लिख दिया। इस प्रकार से रविंद्र हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से देखिए नदी धन अंबु, नदी धन अंबु। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए न का न, दी से ई हम ऊपर निकाल देते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा आधा द। ठीक है, आधा द बच गया। अब यहां हमारे पास आ गया ई और यहां पर है अ, यानी कि ये यण संधि जो है उसका उदाहरण है। तो देखिए ई जो होता है हमारा यण संधि में रूल कहता है कि ई को हम य में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, य में बदल देते हैं। तो देखिए द हमारे पास ये आधा है और हमारी ई बदल जाएगी य में, तो ये हमने य बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया नद्य। ठीक है, और ये जो ए है ये इसी में मिल जाएगा, तो नद्य का नद्य रहेगा और आधा में और बू।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नद्यम्बु हो जाएगा। नदी धन अम्बु बराबर क्या हो जाएगा, नद्यम्बु हो जाएगा। समझ गए आप लोग। इसी प्रकार से पौ धन अनम, क्या है, पौ धन अनम, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, नदी धन अम्बु, तो ये न ध आधा में और बु, ठीक है, नद्यम्बु। तो ये जो ध है, ये आप देख लीजिए, ध जो बनता है वो आधा द और ये के मेल से बनता है, ठीक है, आधा द तो यहां तक और यहां ये होता है, तो इस तरीके से ये ध होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम, नद्यम्बु हो गया, आगे है हमारा रवि धन इंद्र, रविंद्र हो गया, पौ धन अनम। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, पौ धन अनम, तो देखिए पौ जो है यहां से हम औ निकाल लेते हैं, और आपने पढ़ा है कि जो औ जो हमारा होता है, औ का क्या बन जाता है, आव बन जाता है। तो यहां मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखा देता हूं और फिर उधर हम बनाएंगे। तो देखिए पौ धन अनम, ठीक है, तो पौ जो है इससे हम ओ ऊपर निकाल देते हैं, ये हो गया। तो आपने अयादी में पढ़ा होगा एचो अयवा याव, तो ओ जहां पर होता है ओ का आव बन जाता है, क्या बन जाता है, आव, तो ओ किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। हमारे पास बच जाएगा आधा पे धन आव धन अनम, ये हमारे पास बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आधा पे है इसमें आ जोड़ेंगे तो पा हो जाएगा, वे जो है इसमें ए जोड़ेंगे तो वे हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा नम, ठीक है, क्या बच जाएगा, नम बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पावनम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पावनम आ जाएगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, यदि ये पौ धन अनम होता, ठीक है, औ की जगह ओ होता है, तो यह यहाँ पर पवनम हो जाएगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है कि यदि ओ होता है ओ तो बनेगा अव, ठीक है, और औ होता है तो बनेगा आव। ये ध्यान देने वाली बात है, यदि ये पो या होगा यहाँ पे तो ये पवनम बन जाएगा, और पौ होगा तो ये पावनम बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। आइए अब आगे देखते हैं। तो ये पौ धन अनम, क्या है ये, पौ धन अनम, तो ये पावनम हो जाएगा। अगला वाला है यमुना धन ऊर्मी, ठीक है, यमुना धन ऊर्मी, तो आ धन उ, ठीक है, आ धन उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यमनोर्मी, क्या हो जाएगा, यमनोर्मी, ये लीजिए, ठीक है, यमुना, ठीक है, यमुनोर्मी, यमुना धन उर्मी, तो ये हो जाएगा यमु नौर्मी। यहां पर ये जो ना का आ है ये, और इधर उ, ये दोनों जुड़ जाएंगे और आ धन उ बराबर ओ हो जाएगा, तो यमुनोर्मी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखिए ब्रह्म धन ऋषि, क्या है, ब्रह्म धन ऋषि, तो रि जो है वो र हो जाता है, ठीक है, अर, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्रह्म धन ऋषि का क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि हो जाएगा। आगे देखते हैं पितृधन अंश, ठीक है, तो ये जो रि है पितृ, तो ये अर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा पितृंश, क्या हो जाएगा, पितृंश, ठीक है। देखिए पितृ, तो हम क्या करते हैं, पितृ तो पी हो गया हमारे पास, अब जो त्रि है, त्रि से हम री निकाल देते हैं ना, हमारे पास आधा तय बच जाएगा, क्या बच जाएगा, आधा तय बच जाएगा, और जो री है, री हमारा बदल जाएगा किसमें, अर में, ठीक है। तो देखिए आधा तय यहां हम ले लेते हैं, आधा तय धन अर धन अंश,
तो देखिए क्या हो जाएगा, P आधा तय, तो आधा तय जो है इसमें क्या हो जाएगा, अर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रय हो जाएगा, तय धन रय, तो त्रय हो जाएगा, तो पित्र, ठीक है, और अंश का अंश, तो यहां क्या हो जाएगा, पितृंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पितृंश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां देखिए माँ धन एवं, तो माँ का आ, धन एवं का ए, दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा मैवम, क्या हो जाएगा, मैवम, देखिए मैवम, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखिए यदि धन अपि, वही यण संधि का उदाहरण है, यदि धन अपि, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था जो ध्य होता है वह आधा दय धन य, दोनों का मेल होता है, दोनों ये संयुक्त है, तो आधा दय यहां तक और यहां से ये, तो इस तरीके का रूप होता है इसका। यहां देखिए इसको हम हल करेंगे, तो यदि धन अपि, वही बात होगी यदि, ठीक है, धन अपि, तो हम क्या करते हैं, य का ये, ठीक है, और यहां से हम ई को निकाल देते हैं, तो ये हमारा रूल है कि ई जो है वो य में बदल जाता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यह, और हमारे पास बच जाएगा आधा दय, ठीक है। आधा दय जो है इसमें हम जोड़ देंगे ये, तो ये हो जाएगा ध्य, ठीक है। ए जो है जुड़ जाएगा इसी में, तो ध्य का ध्य, और बचा हमारे पास पी, तो क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान देने वाली बात, आप बड़ी आसानी से संधि जो है संधि हल कर सकते हैं। यदि आपने गौर से इस चीज को समझा तो संधि करने में, ठीक है, या संधि विच्छेद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यदि धन अपि, ये क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, यद्यपि, ठीक है, क्या हो गया, यद्यपि हो गया। इसी प्रकार से देखिए इति धन आय, ये भी वही यण संधि का है, तो इति धन आय, देखिए इसे हम यहीं पे हल करते हैं, ई का ई हमने ले लिया, ती से हमने ई निकाल दिया, तो हमारे पास आधा तय बच जाएगा, क्या बच जाएगा, आधा तय, ये लीजिए आधा तय हो गया। अब यहाँ जो हमारे पास ई आया, ये यण संधि का रूल है कि ई जो होता है वो यह में चेंज हो जाता है, तो आइए कर देते हैं, ई को हमने यह में चेंज कर दिया, हमारे पास आ गया इत्य, धन आ है, तो आ जो है यह में जुड़ जाएगा, तो ये या हो जाएगा है का है, ये लो, देखिए कितना आसान है, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आइए अब इधर देखते हैं इति धन आदि, तो इसमें भी वही होता है, देखिए ई का ई, ती जो है इससे हम ई अलग कर देते हैं, तो आधा तय बच जाएगा। यह हमारा रूल है कि ई जो है वो यह में बदल जाएगा, तो हमने इसको यह में बदल दिया, आ का आ जोड़ दिया और दी का दी लिख दिया, तो इत्यादि। तो देखिए कितना आसान है, आप बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हो। अब चलिए आगे हम देखते हैं, तो आगे हमारे पास निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए, तो इनका हमें संधि विच्छेद करना है, क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करने के लिए हम शुरुआत करते हैं, देखिए वाचनालय, तो ये हो जाएगा वाचन धन आलय, क्या हो जाएगा, वाचन धन आलय, ठीक है, वाचनालय हो जाएगा। और यहां पर है रजनीशय, तो रजनी धन ईशय, क्या हो जाएगा, रजनी धन ईशय, ठीक है। इसी प्रकार से श्री स, तो श्री धन ईशय, ये श्री से हो जाएगा, तो श्री धन ईशय, श्री से। इसी प्रकार से महोषधम, ठीक है, तो महोषधम का क्या हो जाएगा, महाधन औषधम, ठीक है, महोषधम का क्या हो जाएगा, महाधन औषधम। ये देखिए राजर्षि, तो राजा धन ऋषि, क्या हो जाएगा, राजा धन ऋषि, राजर्षि हो जाएगा।
यहां देखिए यथैव, ठीक है, तो यथा धन एव क्या हो जाएगा, यथैव हो जाएगा, यथा धन एव यथैव। उसी प्रकार से महोघ, तो महा धन औघ क्या हो जाएगा, महोघ हो जाएगा, ठीक है। और नाविक, तो नाविक क्या हो जाएगा, नई धन इक, ठीक है, नई धन इक, तो क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नदी से, अगला क्या है, नदी से, तो ये जो नदी से हमारा है, नदी से जो है वो किसका है, नदी जो है वो है दीर्घ, ठीक है, नदी धन ना, इसमें यहां नाविक है तो ये नौ धन इक है, ठीक है, नाविक हो जाएगा। और नदी से, नदी धन ई से, तो दीर्घ हो जाएगा, नदी धन ई से, ठीक है। अत्युदार है, तो अति धन उदार है, अति धन उदार है। इसी तरीके से पश्यामहम, तो पश्यामी धन अहम, ठीक है, पश्यामी धन अहम, तो पश्यामहम हो जाएगा। शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ हो जाएगा शब्द धन अर्थ, महेश, तो महाधन ईश, और पवित्र, ठीक है, तो प धन इत्र, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने संधि की और संधि विच्छेद किया। आइए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संधि के विषय में आपने अध्याय में पढ़ा, संधि किसे कहते हैं। तो देखिए संधि की परिभाषा देते हैं हम। देखिए संधि किसे कहते हैं, तो संधि की परिभाषा आपने अध्याय में पढ़ी, जहां दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक, दो या, ठीक है, दो से अधिक परस्पर, ठीक है, दो या दो से अधिक परस्पर वर्णों के मेल से, ठीक है, दो या दो से अधिक परस्पर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, ठीक है, या परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो दो या दो से अधिक परस्पर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे देवधन आलय, ठीक है, देवधन आलय, तो क्या हो जाएगा, देवालय, ठीक है, देवालय। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर संधि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि में स्वर स्वरों का मेल होता है। किसका होता है, स्वर स्वरों का मेल होता है, ठीक है। तो ख, जब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक स्वरों
के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे विद्या धन आलय विद्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये उदाहरण है, देव धन आलय देवालय। ठीक है, तो देखिए दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अगला है गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या अंतर है? ठीक है, गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या अंतर है? तो गुण हम किसे कहेंगे और वृद्धि किसे कहेंगे? तो अ ए ओ, ये क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। अ ए ओ। ठीक है, अ ए ओ, इन तीनों को हम क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। ठीक है, और ए ओ को क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। ठीक है, को गुण कहा जाता है, जबकि आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अ ए ओ ये जो है ये गुण होते हैं। ठीक है, और आ ए आ आई औ ये जो है इनको हम वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है यण संधि के 5 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यण संधि के हमें 5 उदाहरण देने हैं। देखिए, प्रत्येकम क्या हो जाएगा? प्रत्येकम ये किसका है? यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से यद्यपि, यद्यपि भी किसका है? यण संधि का है। और प्रत्येकम, यद्यपि। ठीक है, इसके अलावा स्वागतम। ठीक है, आपने यण संधि में पढ़ा होगा, स्वागतम भी किसका उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, इत्याह है, कौन सा है? इत्याह है। ठीक है, नद्युदकम है, ये सारे, और इत्याह। ठीक है, और नद्युदकम ये सारे किसके हैं? यण संधि के हैं। तो प्रत्येकम, यद्यपि, स्वागतम, इत्याह और नद्युदकम। ठीक है, ये सारे यण संधि के उदाहरण हैं। अब देखिए, ये कहता है व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। क्या कहता है? व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। तो हमारा अगला आंसर है दो या दो से अधिक व्यंजनों के, ठीक है, मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं।
व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण जो हैं इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अगला है विसर्ग संधि की परिभाषा दीजिए। या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है इसकी परिभाषा कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। ठीक है, इस प्रकार के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो और ऐसा भी कह सकते हो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ क्या होता है, जो इसका पहला पद होगा उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरा पद है उसका पहला वर्ण जो है वो व्यंजन होगा, तो दोनों मेल करेंगे तो वहां पे व्यंजन संधि हो जाएगी। अब ये बात करता है विसर्ग संधि की। ठीक है, तो विसर्ग संधि में क्या होता है, जब पहले पद के अंत में विसर्ग हो, ठीक है, और दूसरा पद है उसका स्वर या व्यंजन जो है, ठीक है, उसका और विसर्ग का जब मेल होता है तो वहां क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। ठीक है, पहला पद जो है उसके अंत में विसर्ग हो, ठीक है, और दूसरे पद के स्वर या व्यंजन से वह मेल करेगा तो वहां विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यहां देखिए च विसर्ग संधि, जब पहले पद के अंत में क्या हो? विसर्ग हो। ठीक है, जब पहला पद जो हमारा होता है उसमें क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद वाला जो पद है उसका पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो। ठीक है, जब पहले पद के अंत में विसर्ग हो और बाद वाले पद का प्रथम अक्षर स्वर या व्यंजन हो। ठीक है, स्वर या व्यंजन हो, तो ऐसे मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे ये कहता है विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है। विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसके नाम हमें लिखने हैं। तो देखिए विसर्ग संधि के हम नाम लिखेंगे। विसर्ग संधि की अभी अभी आपने परिभाषा पढ़ी। परिभाषा कहती है कि जब प्रथम पद जो है उसके अंत में विसर्ग हो और दूसरा पद जो है यानी कि बाद वाला पद जो है उसका प्रथम वर्ण जो है वो स्वर या व्यंजन हो, ऐसे मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के भेद की यदि बात की जाए तो सत्व, उत्व, विसर्ग, लोप और रुत्व, ये चार प्रकार के भेद हमारे यहां पर हैं। तो सत्व, उत्व, विसर्ग, लोप और रुत्व। तो देखिए विसर्ग संधि के निम्न भेद हैं। विसर्ग संधि के निम्न भेद
हैं, ठीक है। सत्व, उत्व, ठीक है, विसर्ग लोप, और चौथा क्या हो जाएगा, रुत्व। तो इस प्रकार से हमारी जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के कितने भेद हैं, 4 भेद है जो आपको यहां बताए गए हैं। तो हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद, ठीक है, इन सब के विषय में पढ़ा, उदाहरण सहित जाना। तो आशा करता हूं आपको ठीक ढंग से समझ आया होगा। आइए अब अगला अध्याय देखते हैं।